भारत में हर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से बहुत ही लिमिटेड लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप लिमिटेड कैपिटल के साथ में भी एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन सकते हो? बिल्कुल है। एक मॉडल है जिसे हाउस फ्लिपिंग बोलते हैं। हाउस फ्लिपिंग पूरी दुनिया में एक बहुत ही पॉपुलर और पुराना तरीका है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, बट भारत में बहुत ही लिमिटेड लोग इसको समझते हैं और इससे अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप लिमिटेड कैपिटल के साथ में एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन सकते हो और अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। आज मैं डिस्कस करूंगा कि हाउस फ्लिपिंग होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसके सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं, कैसे आप पार्ट टाइम में प्रॉपर्टीज फ्लिप करके वेल्थ जनरेट कर सकते हो, सेलर्स आपके साथ क्यों काम करेंगे और बायर्स को क्या फ़ायदा या नुकसान है। हेलो एवरीवन, आई एम रोहन भारद्वाज एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रॉपर्टी फ्लिपिंग का मतलब है प्रॉपर्टी खरीद के उसे शॉर्ट टर्म में फिर आगे बेच देना। शॉर्ट टर्म मतलब 3 से 6 महीनों में। प्रॉपर्टी फ्लिप करने के लिए इन्वेस्टर्स एक रेडी टू मूव इन पुरानी प्रॉपर्टी को मार्केट रेट से थोड़ा सस्ते में खरीदते हैं, उसे रेनोवेट करके उसकी वैल्यू को इन्हांस करते हैं और फिर ज़्यादा प्राइस में बेच देते हैं। जब मैं एक रेडी टू मूव इन पुरानी प्रॉपर्टी बोलता हूँ, इसका मतलब है कि बिल्डिंग की कंडीशन तो डिसेंट है, बट वो पर्टिकुलर यूनिट की कंडीशन बहुत ग्रेट नहीं है। उसमें जो मॉड्यूलर किचन है, जो वुडवर्क लगा हुआ है, उसकी हालत ख़राब है, जो फ्लोरिंग है वो काफ़ी पुरानी है, वॉशरूम में जो यूटिलिटीज़ लगी हुई हैं वो काफ़ी आउटडेटेड है। बेसिकली ये प्रॉपर्टी जिस सिचुएशन में है, ऐसी सिचुएशन में बहुत ही कम बायर्स को ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पसंद आएगी और बहुत ही कम लोगों को ये समझ में आएगा कि वो खुद कैसे इसको रेनोवेट कर सकते हैं। ऐसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को खरीद के रेनोवेट करवा के आगे बेचने में काफ़ी प्रॉफिट बन सकता है। लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी शॉर्ट टर्म के लिए डील करते हैं, बट उसे हम फ्लिपिंग नहीं ट्रेडिंग बोलते हैं। क्योंकि आपने बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदी, उसे कुछ टाइम के लिए होल्ड किया, उसमें बिना कुछ भी वैल्यू ऐड किए आपने वैसे ही उसको आगे किसी और को बेच दिया। तो बेसिकली आपने इधर से प्रॉपर्टी खरीदी और उधर बेच दी और ये होप किया कि मार्केट डिमांड की वजह से प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ेंगे। अब प्रॉपर्टी ट्रेडिंग कैसे काम करती है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है। ये वीडियो आपको एक्सप्लेन करेगा कि कैसे आप प्रॉपर्टी ट्रेडिंग से पैसे बना सकते हो। सेकेंडली, फ्लिपिंग में ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार प्रॉपर्टी को रेनोवेट करके ही आगे बेचोगे। कभी कभी आप प्रॉपर्टी की वैल्यू इनहांस करने की जगह पे सेलर के लिए एडिशनल वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, उसको एडिशनल एडवांस पेमेंट देके। तो इन अ नटशेल, या तो आप प्रॉपर्टी की वैल्यू इनहांस करते हो या फिर आप सेलर के लिए एडिशनल वैल्यू क्रिएट करते हो, उसको ज़्यादा एडवांस पेमेंट देके, और कभी कभी आपको दोनों करना पड़ेगा। अब इस मॉडल के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो देखते हैं। इस मॉडल में इन्वेस्टर्स यूजुअली एक पुरानी रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी प्रेफर करते हैं। नॉर्मल रीसेल डील में एडवांस पेमेंट सिर्फ 10% का होता है और बाकी की पेमेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री होती है। लेकिन इस मॉडल में अपफ्रंट एडवांस पेमेंट ज़्यादा होता है, अराउंड 25 to 50% तक का, ताकि सेलर के लिए बेचने का इंसेंटिव क्रिएट हो। नॉर्मल पेमेंट टर्म्स 2 से 3 महीने के होते हैं, लेकिन इस मॉडल में पेमेंट टर्म 4 से 6 महीनों का होता है, ताकि इन्वेस्टर को रिनोवेट करके बेचने का टाइम मिले। अब एक बार देखते हैं कि ये मैच काम कैसे करेगा। नाउ लेट्स से एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ रुपए है इन एज इट इज कंडीशन, मतलब बिना किसी रेनोवेशन के। लेकिन अगर इसी प्रॉपर्टी को अगर रेनोवेट कर दिया गया तो इसकी मार्केट वैल्यू 2 करोड़ 20 लाख रुपए होगी। अब इसकी वैल्यू 20 लाख रुपए से क्यों बढ़ेगी? क्योंकि अगर आपने पूरी फ्लोरिंग चेंज करनी है, वॉशरूम नए स्टाइल का डिज़ाइन करना है, वार्डरोब्स, मॉड्यूलर किचन सब कुछ नया बनाना है, तो इसमें आराम से 15-16 लाख रुपए का खर्चा लग जाएगा। अगर बेसिक काम करना है तो 5-7 लाख रुपए में भी हो जाएगा, लेकिन अगर बढ़िया काम करना है तो 15-16 लाख रुपए लग जाएंगे। अब जो आदमी इसके ऊपर 15-16 लाख रुपए खर्चा कर रहा है, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, वो डेफिनेटली चाहेगा कि उसे थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट मिले, और इसीलिए इस प्रॉपर्टी की रेनोवेशन के बाद रिवाइज मार्केट वैल्यू 2 करोड़ 20 लाख रुपए होगी। अब जब इन्वेस्टर इस प्रॉपर्टी को खरीदने की कोशिश करेगा तो वो चाहेगा कि ये प्रॉपर्टी उसे मार्केट रेट से थोड़ा 5-10% डिस्काउंट में मिल जाए। नाउ लेट्स अज्यूम उसको ये प्रॉपर्टी 5% डिस्काउंट में मिल जाती है 1 करोड़ 90 लाख रुपीज़ में। अब एक नॉर्मल डील में सेलर को एडवांस पेमेंट में सिर्फ 10% पैसा मिलता है और बाकी का 90% पैसा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री, और इस पूरे प्रोसेस का पेमेंट टर्म होता है यूजुअली 2 से 3 महीनों का। लेकिन एक इन्वेस्टर को तो ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, कम से कम 4 से 6 महीनों का पेमेंट टर्म चाहिए होगा। तो एक सेलर जो मार्केट से सस्ते में प्रॉपर्टी भी बेच रहा है और आपको टाइम भी ज़्यादा दे रहा है, तो वो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेगा कि उसको आपसे एडवांस पेमेंट भी ज़्यादा मिले। नाउ लेट्स अज्यूम कि इन्वेस्टर ने 60 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट दिया, विच इज़ अराउंड 30% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू,
और उसने 12 लाख रुपए खर्च किए इस प्रॉपर्टी को रेनोवेट करने में। नाउ अगर एक नॉर्मल आदमी को 15 लाख रुपए का खर्चा आता है तो एक इन्वेस्टर को उससे थोड़ा सा कम ही आना चाहिए, क्योंकि एक इन्वेस्टर के पास में इंटीरियर्स की नॉलेज है, उसके पास अपनी एक रेगुलर टीम होगी, तो उसका खर्चा नॉर्मल आदमी से 20% कम ही होगा। तो इसीलिए हमने इसको अज्यूम किया कि 12 लाख रुपए उसने स्पेंड किए रेनोवेशन करने में। अब इस प्रॉपर्टी की कॉस्ट आई 1,90,00,000 रुपीज प्लस कॉस्ट ऑफ रेनोवेशन दैट इज 12 लाख रुपीज प्लस ब्रोकरेज पेड फॉर बाइंग एंड सेलिंग दी प्रॉपर्टी। अब नॉर्मली मार्केट रेट होता है 1% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, तो 2 लाख प्रॉपर्टी खरीदने के और 2 लाख रुपए प्रॉपर्टी बेचने के लिए हमने ऐड कर दी। सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी कम्स टू 2,06,00,000 रुपीज। अब लेट्स से ये प्रॉपर्टी 2,20,00,000 रुपए में बिकती है तो प्रॉफिट होता है 14 लाख रुपए का। अब अगर प्रॉपर्टी के रेनोवेशन में 2 महीने लग गए, फिर उसके लिए बायर ढूंढने में और 2 महीने लग गए और पूरी पेमेंट आने में और 2 महीने, तो टोटल इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन हो गया 6 महीनों का। सो बेसिकली एक इन्वेस्टर ने 76 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, 60 लाख रुपीज ऑफ एडवांस पेमेंट, 12 लाख रुपए रेनोवेशन के, 4 लाख रुपए ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल एंड परचेस ऑफ द प्रॉपर्टी। सो टोटल 76 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए और 14 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया इन 6 मंथ्स। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ 18.5% विद इन 6 मंथ्स, मतलब एनुअल रिटर्न हुआ अराउंड 37% का। अब ऑब्वियसली कुछ डील्स आपको कम रिटर्न्स देंगी और कुछ डील्स आपको ज़्यादा रिटर्न्स देंगी, बट ऑन एन एवरेज आपको हर डील से 30 से 60% तक का एनुअल रिटर्न्स मिल सकता है, जो आई बिलीव इज अ वेरी गुड रिटर्न। तो अब क्वेश्चन आता है कि कोई सेलर अपनी प्रॉपर्टी आपको सस्ते में क्यों बेचेगा। सबसे पहला रीज़न है कि उसे पैसे चाहिए और जल्दी चाहिए। अब एक नॉर्मल डील में उसे सिर्फ 10% एडवांस पेमेंट मिलती और बाकी पैसों के लिए उसे 2 से 3 महीना वेट करना पड़ता। एक इन्वेस्टर सेलर को 20% से लेके 50% तक का एडवांस पेमेंट दे सकता है। दूसरा रीज़न है कि प्रॉपर्टी जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में वो मेजॉरिटी बायर्स को पसंद ही नहीं आ रही और बेचने में बहुत टाइम लग रहा है। अगर इस प्रॉपर्टी को बेचना है तो उसे रेनोवेट करना होगा और अगेन सेलर के पास पैसे नहीं है, तो बेटर ऑप्शन है कि वो किसी इन्वेस्टर को बेच दे। तीसरा, कभी कभी सेलर्स बार बार प्रॉपर्टी दिखा दिखा के प्राइस निगोशिएट कर करके थक जाते हैं और उनको लगता है कि ये प्रॉपर्टी किसी एक इन्वेस्टर को बेच देना बेटर ऑप्शन है। फोर्थ, कि अगर कोई सेलर लोकल नहीं है, वो कोई एनआरआई है या फिर कोई और सिटी में रहता है, तो फिर मल्टीपल ब्रोकर से बात करना, बायर से बात करके प्राइस निगोशिएट करना बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है। तो उनके लिए बेटर ऑप्शन है कि वो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर को प्रॉपर्टी बेच दें। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप कैसे एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टर बन सकते हो। एक सक्सेसफुल प्रॉपर्टी फ्लिपर बनने के लिए आपको 4 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। सबसे पहला है दैट यू विल हैव टू बिल्ड अ रिलायबल टीम। टीम बनाने के 2 रीजंस हैं। सबसे पहला कि आप डिफरेंट डोमेन एक्सपर्ट्स को एक साथ ला सकते हो, जिससे आपकी डील्स की क्वालिटी बेटर हो जाएगी, और दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट का कॉर्पस बढ़ जाएगा, जिससे आपका रिस्क कम हो जाएगा। नाउ लेट्स से अगर आपके पास सिर्फ 50 लाख रुपए हैं तो आप सिर्फ एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके साथ में 3 और इन्वेस्टर्स हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है 2 करोड़, जिससे आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज खरीद सकते हो और अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। इससे यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि आपकी टीम में कौन कौन होना चाहिए। सबसे पहला आदमी जो आपकी टीम में होना चाहिए वो है प्रॉपर्टी ब्रोकर, जिसके पास बाकी ब्रोकर्स का बढ़िया नेटवर्क है, जिससे वो अच्छी डील्स आइडेंटिफाई कर सकता है, जिसके पास में लीड जनरेट करने की कैपेसिटी है ताकि प्रॉपर्टी बेचने के लिए वो बायर्स ढूंढ सके। एक अच्छे प्रॉपर्टी ब्रोकर को मार्केट ट्रेंड, प्रॉपर्टी की प्राइस और पेपर वर्क का फेयर बेट आइडिया होगा। इसके अलावा उसे लोकल इश्यूज का भी पता होगा, जिससे डील बेटर स्ट्रक्चर हो सकती है। दूसरा पार्टनर जो आपकी टीम में हेल्पफुल हो सकता है वो है एक अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर या फिर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जो इंटीरियर्स पे काम करता है। ऐसा पार्टनर आपका रिनोवेशन का खर्चा कम करने में हेल्प कर सकता है और एक अच्छा इंटीरियर डिज़ाइन आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को ज़्यादा बढ़ा सकता है। इसके अलावा आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर को भी अपना पार्टनर बना सकते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में काफ़ी डिस्ट्रेस डील्स आती हैं जिनसे आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। लॉयर्स को पेपर वर्क का काफ़ी अच्छा आइडिया होता है, तो वो आपकी हेल्प हो सकती है। इनफैक्ट कोई भी आदमी अच्छा पार्टनर बन सकता है जो रियल एस्टेट को लेके ट्रूली पैशनेट है, जो मार्केट रिसर्च करना जानता है, करना चाहता है, जिसके पास ब्रोकर का नेटवर्क है, जिससे वो अच्छी डील्स ढूंढ सके, जिससे वो अच्छे से प्रॉपर्टी बेच सके, जिसको इंटीरियर्स का और पेपर वर्क का आइडिया हो। नेक्स्ट है कि आपको ये काम करने के लिए करेक्ट मार्केट आइडेंटिफाई करनी होगी। एक डेवलप लोकेशन जहाँ पे मेजॉरिटी प्रॉपर्टीज पुरानी है कैन बी द बेस्ट लोकेशन टू फ्लिप प्रॉपर्टीज।
एक डेवलपिंग लोकेशन पे या फिर एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे काफ़ी सारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं या फिर नए बने हुए रेडी टू मूव इन घर हैं, वहाँ पे ये मॉडल उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता क्योंकि ये बायर्स के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। और दूसरा, ऐसी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू इन्हांस करके रेनोवेट करके इनको बेचने का स्कोप भी बहुत ही लिमिटेड होता है। ऐसी लोकेशंस जहाँ पे मेजॉरिटी प्रॉपर्टीज़ पुरानी है, वहाँ पे बायर्स को डिसीजन लेने में मुश्किल होती है क्योंकि उनको प्रॉपर्टी की कंडीशन देख के ये जजमेंट नहीं आ पाता कि इसको रिनोवेट कराने में कितना खर्चा आएगा और मैं इसको कैसे रिनोवेट करवा पाऊँगा। और इसीलिए डिसीजन मेकिंग काफ़ी लंबा हो जाता है और डील्स क्लोज करने में टाइम लगता है। और इसीलिए ऐसी लोकेशंस पे आपको प्रॉपर्टी रिनोवेट करके बेचने में काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट है कि आपको राइट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी होगी। आइडियली आपको ऐसे सेलर्स चाहिए जिनको पैसों की ज़रूरत है या फिर जो एनआरआई हैं या फिर जो उस सिटी में नहीं रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आपको अच्छी डील दे सकते हैं। लेकिन एक अच्छी प्रॉपर्टी का मतलब सस्ती प्रॉपर्टी नहीं है। बिल्डिंग की कंडीशन और उसकी लोकेशन भी डिसेंट होनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी की कंडीशन ख़राब हुई तो चलेगा क्योंकि यहाँ पे रिनोवेशन का स्कोप है, वहीं पे आप एडिशनल वैल्यू क्रिएट कर सकते हो और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी बहुत ही बुरी कंडीशन में है, वहाँ पे सीपेज हो रही है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है तो रिनोवेशन ही बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा और प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेकेंडली, ये मॉडल वहाँ ज़्यादा सक्सेसफुल है जहाँ पे प्रॉपर्टी काफ़ी हाई वैल्यू है, मतलब प्रॉपर्टी महंगी है, तो पॉसिबिलिटी है कि बायर और सेलर दोनों ही हाई प्रोफाइल होंगे, पैसे वाले होंगे, काफ़ी बिजी लोग होंगे। तो ऐसे केस में सेलर प्रेफर नहीं करेगा कि वो मल्टीपल ब्रोकर से बात करे, मल्टीपल लोगों से प्राइस निगोशिएट करे। सेम टाइम पे बायर भी प्रेफर नहीं करेंगे कि वो खुद बैठ के प्रॉपर्टी को रेनोवेट करवाएं। वो चाहेंगे कि उनको एक पूरी रेडी प्रॉपर्टी मिल जाए। फाइनली, ये मॉडल का सक्सेस डिपेंड करेगा कि आप प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे और कितनी इन्हांस कर सकते हो और कितनी जल्दी आप उसको बेच सकते हो। इसके लिए आपको ब्रोकर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स का एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करना होगा। इंटरेस्टिंगली, ब्रोकर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वेस्टर के साथ काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन वर्किंग विद इंडिविजुअल बायर्स, बिकॉज उनको लगता है इन्वेस्टर्स उनको टाइमली पैसा देंगे और मार्केट रेट के हिसाब से पैसा देंगे, प्लस उनको इन्वेस्टर से रिकरिंग बिजनेस मिल सकता है। तो इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जब भी ब्रोकर्स के साथ में और कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करें, उनको आप टाइमली पैसा दें और मार्केट रेट के हिसाब से पैसा दें ताकि आपकी टीम इफेक्टिवली बिल्ड हो सके। तो अब क्वेश्चन आता है कि आप ये बिजनेस शुरू कैसे कर सकते हो। सबसे आसान तरीका है कि आप अपने 3-4 दोस्तों के साथ मिलकर इसे शुरू कर सकते हो जो आपकी तरह ही रियल एस्टेट को लेके पैशनेट है। इन्वेंटरी के लिए सबसे पहले आप जहाँ रहते हो उसी बिल्डिंग को टारगेट कर सकते हो और उसके आसपास की और 2-4 बिल्डिंग्स को टारगेट कर सकते हो। आप जहाँ रहते हो वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी के प्राइजेस का फेयर बिट आइडिया होगा, पेपर वर्क का आइडिया होगा, वहाँ पे क्या इश्यूज हैं ये पता होंगे। इसके अलावा उस पर्टिकुलर घर को कैसे आइडियली रिनोवेट करना चाहिए ये भी आपको पता होगा। अगर आपके फ्रेंड्स भी ये सेम एक्सरसाइज करेंगे तो डे 1 पे आपके पास 15 से 16 बिल्डिंग्स हो जाती हैं जहाँ पे आप इन्वेंटरीज ढूंढ सकते हो। सेकेंडली, टू एक्सपांड द इन्वेंटरी बेस, आप अपने पार्टनर्स के अलावा अपने बाकी दोस्तों को भी अप्रोच कर सकते हो, नॉट फॉर पार्टनरशिप बट फॉर इन्वेंटरी इन दी बिल्डिंग जहाँ पे वो रह रहे हैं। क्योंकि जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे उनको प्राइजेस के बारे में पता होगा, पेपर वर्क के बारे में पता होगा, उनको ये पता होगा कि उस पर्टिकुलर यूनिट को आइडियली कैसे रिनोवेट करना चाहिए। तो अगर हर पार्टनर अपने 5 दोस्तों की बिल्डिंग आइडेंटिफाई कर ले तो आपके पास ओवरऑल 20 और बिल्डिंग्स हो जाती हैं जहाँ पे आप इन्वेंटरी ढूंढ सकते हो। एंड दिस कैन बी द ईजिएस्ट एंड द सेफेस्ट वे टू स्टार्ट दिस बिजनेस। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसका पेपर वर्क और प्रोसेस कैसे होगा। सबसे पहले आपको सेलर से एक MOU कर लेना चाहिए जिसमें क्लियरली मेंशन्ड होगा कि आपने कितना पैसा दिया है एज एडवांस पेमेंट, आपका पेमेंट टर्म क्या होगा, मतलब आपको कितने महीनों का टाइम चाहिए और आप जिसको चाहिए उसको ये प्रॉपर्टी बेच सकते हो। बायर को आपको अपफ्रंट बता देना चाहिए कि आप एक इन्वेस्टर हो और फाइनल रजिस्ट्री के टाइम पे सेलर आएगा। अगर बाद में पता चलता है तो अननेसेसरी डाउट क्रिएट होता है और फिर डील उतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं रहेगी। तो बेटर है कि आप अपफ्रंट ही बता दो कि आप एक इन्वेस्टर हो। अगर बायर इंसिस्ट करे तो आप सेलर से बात भी करवा सकते हो, उनको मिलवा भी सकते हो, लेकिन ऑलवेज गेट एन MOU डन विद द सेलर। कोई भी वर्बल कमिटमेंट्स पे काम नहीं करना चाहिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि कोई बायर आपसे प्रॉपर्टी खरीदेगा क्यों। बहुत सारे प्रॉपर्टी बायर्स को ये लगता है कि इन्वेस्टर तो वो मिडलमैन है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के प्राइसेस बेमतलब बढ़ते जा रहे हैं और अगर वो सेलर से डायरेक्टली खरीदते तो उनको प्रॉपर्टी सस्ती पड़ती।
अब एक बायर आपसे प्रॉपर्टी खरीदेगा या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो और बायर की नीड क्या है। बहुत सारे बायर्स को पुरानी प्रॉपर्टी समझ ही नहीं आती, उनके पास में टाइम और पेशेंस ही नहीं है कि वो प्रॉपर्टी को रिनोवेट करवाएं। बहुत सारे बायर्स को लगता है कि अगर उन्होंने खुद रिनोवेट करवाया तो उनका ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप डेवलप मार्केट में हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में डील करें ताकि बायर का परचेज डिसीजन डिफिकल्ट ना हो। प्लस हम कितना भी आर्ग्यू कर लें कि ये मॉडल सही नहीं है, इससे बायर को लॉस होता है, प्रॉपर्टी के प्राइजेस अननेसेसरली बढ़ रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि ये मॉडल मार्केट में एग्जिस्ट करता है, सक्सेसफुली रन हो रहा है और इसीलिए बहुत सारे लोग इस पर अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और इन्वेस्टर्स बीच में बहुत सारा पैसा बना रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस मॉडल से पैसा बनाना चाहते हैं। एक और सच्चाई ये भी है कि लोगों को इस सर्विस की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं होती तो ये मॉडल मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो नाउ इट इज़ अप टू यू टू आइडेंटिफाई द राइट मार्केट एंड राइट प्रोडक्ट एंड यू कैन ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ मनी बाय फ्लिपिंग प्रॉपर्टीज। आई होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके से इंडियन रियल एस्टेट पे और वीडियोस बनाता रहूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ। आई एम रोहन भारद्वाज। टेक केयर, हैव फन।